नमस्कार। पिछले कुछ दशकों में भारतीय कूटनीति या मतलब इंडियन डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो आज हम पूर्व राजनयिक सैयद अकबरुद्दीन के अनुभवों के जरिए इसी बदलाव की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि दुनिया के मंच पर भारत का विकास कैसे हुआ है। चलिए इसी बात से शुरू करते हैं। एक राजनयिक की ये पारंपरिक परिभाषा थोड़ी चौंकाने वाली है ना? ये एक ऐसा विचार है जो एक पुरानी दुनिया से आता है जहां शायद सच से ज्यादा वफादारी मायने रखती थी। ये हमारे लिए एक शुरुआती पॉइंट है, ये समझने के लिए कि भारतीय कूटनीति ने तब से लेकर अब तक कितना लंबा सफर तय किया है। क्योंकि देखिए, आज की दुनिया में वो पुरानी धारणा अब बिल्कुल भी सच नहीं है। एक भारतीय राजनयिक की जो भूमिका है वो जड़ से बदल चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि ये परिभाषा आखिर बदली कैसे है। तो ये है वो बड़ा बदलाव। देश के लिए झूठे वाले पुराने विचार से हम देश के लिए मल्टीटास्कर की नई हकीकत तक आ गए हैं। आज का राजनयिक एक ऐसे देश को रिप्रेजेंट करता है जिसके दुनिया भर में हित बहुत बड़े हैं और लगातार बढ़ रहे हैं, और जाहिर है उनका काम भी अब पहले से कहीं ज्यादा पेचीदा हो गया है। चलिए आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं 1980s के दौर में। उस वक्त भारत की डिप्लोमेसी कैसी दिखती थी? वो सॉफ्ट पावर का जमाना था और वो आज की दुनिया से बहुत अलग था। पूर्व राजनयिक सैयद अकबरुद्दीन एक बड़ा ही मजेदार किस्सा बताते हैं। 80 के दशक में जब वो मिस्र में तैनात थे तो भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट था बॉलीवुड। अमिताभ बच्चन की फिल्में वहां इतनी ज्यादा पॉपुलर थी कि वो भारतीय प्रभाव का दूसरा नाम बन गई थी। ये है सॉफ्ट पावर का एक क्लासिक उदाहरण। मतलब उस जमाने में एक राजनयिक का काम काफी सीधा साधा था। मुख्य रूप से राजनीतिक माहौल पर नजर रखना, कल्चर को बढ़ावा देना और वहां के समाज को समझना। भारत की इकोनॉमी तब बंद थी, इसलिए दुनिया में हमारी मौजूदगी भी छोटी थी और काम भी सीमित था। तो चलिए अब सीधा आज के दौर में आते हैं। दुनिया बदल गई है और भारत भी, और इसी के साथ एक भारतीय राजनयिक की जिम्मेदारियों में जैसे एक विस्फोट सा हुआ है, जिससे वो सचमुच में हर काम में माहिर, मतलब एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन गए हैं। जरा सोच कर देखिए, आज का राजनयिक एक ही समय में एक कम्युनिटी लीडर है, एक बिजनेस प्रमोटर है, एक सुरक्षा संपर्क है और एक आर्थिक वार्ताकार भी। उन्हें लाखों भारतीयों के प्रवासी समुदाय को संभालना होता है, देश में निवेश लाना होता है, एनर्जी डील्स पक्की करनी होती हैं और यूपीआई जैसी भारतीय सफलताओं को दुनिया में बढ़ावा देना होता है। ये एक बहुत बड़ी और विविध जॉब है। ये जो उदाहरण है ना, ये भारत के बढ़ती हुई ताकत को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। 1989 के खाड़ी युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को घर लौटने के लिए पैसे देने को कहा गया था, और आज किसी भी संकट के समय सरकार अपने नागरिकों को बिना कोई सवाल पूछे मुफ्त में निकालती है। ये अपने नागरिकों के प्रति भारत की बढ़ती शक्ति और उसकी प्रतिबद्धता का एक ठोस सबूत है। तो बात सिर्फ पैसे या संसाधनों की नहीं है, ये मानसिकता में आए बदलाव की भी है। भारत अब सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं है, अब वो अपने प्रभाव पर जोर दे रहा है और वैश्विक घटनाओं को अपने फायदे के लिए सक्रिय रूप से आकार दे रहा है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का चुनाव। ये भारत की नई मुखर कूटनीति का एक परफेक्ट केस स्टडी है। भारत ने ये चुनाव देर से शुरू किया, प्रचार के लिए सिर्फ कुछ महीने ही थे। इसके बावजूद एक ग्लोबल कैंपेन चलाया गया जो पारंपरिक दोस्तों से कहीं आगे तक गया, और आखिरकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक स्थायी सदस्य यानी एक P5 देश के खिलाफ एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। ये एक रणनीतिक और साहसिक कदम था जो कामयाब रहा। चलिए अब एक और केस स्टडी देखते हैं। ये कहानी है लगन और दृढ़ता की। ये मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध कराने का अभियान था। ये लड़ाई कोई एक दो दिन की नहीं थी, पूरे 10 साल चली। बार बार चीन इस कदम को रोकता रहा, लेकिन 2019 में भारत ने अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने इस मुद्दे पर एक खुली सार्वजनिक बहस की धमकी दी। इस पब्लिक प्रेशर के सामने चीन को पीछे हटना पड़ा और अजहर को आखिरकार नामित कर दिया गया। ये दिखाता है कि भारत अब चुपचाप हार मानने को तैयार नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि इन सारे बदलावों के पीछे की सोच क्या है, फिलॉसफी क्या है? ये दुनिया में भारत की नई जगह को दर्शाती है, अमीर लेकिन ज्यादा सतर्क। यही है 21वीं सदी का सिद्धांत। सैयद अकबरुद्दीन का ये जो कोट है वो इस बदलाव को एकदम सटीक तरीके से बताता है। अतीत में जब भारत के पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था तो वो वैश्विक मुद्दों पर जोर शोर से अपनी राय दे सकता था। आज एक बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में भारत को ज्यादा सतर्क और रणनीतिक होना पड़ता है।
और इस सोच के पीछे जो वजह है वो इन आंकड़ों में छिपी है। 1980 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था का लगभग 15% हिस्सा ही वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ा था। आज ये 50% है। और जाहिर है, जब दुनिया में आपके इतने बड़े आर्थिक हित दांव पर लगे हों तो आप हर मुद्दे पर बहुत जोर शोर से अपनी राय नहीं दे सकते। और इसी सोच से एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया है जिसे कहते हैं मल्टी अलाइनमेंट। इसका सीधा सा मतलब है किसी एक गुट या कैंप से बंधे रहने के बजाय हर देश के साथ अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर जुड़ना। तो ये मल्टी अलाइनमेंट असल में दिखता कैसा है? अब देखिए, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस दोनों के साथ काम करता है। ये इजराइल और ईरान दोनों के साथ संबंध रखता है, और खाड़ी देशों के साथ तो हमारे गहरे संबंध हैं ही। हर रिश्ता भारत के विशिष्ट राष्ट्रीय हितों को पूरा करता है। तो सार ये है कि भारतीय विदेश नीति अब सिद्धांतों पर दी जाने वाली एक रनिंग कमेंट्री नहीं है। ये राष्ट्रीय हितों का एक बहुत ही सावधानीपूर्वक किया गया कैलिब्रेशन है। हर फैसला इस बात पर आधारित होता है कि भारत के लिए सबसे अच्छा क्या है, न कि किसी किताबी विचारधारा पर। और यहीं पर हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। जैसे जैसे भारत दुनिया से और ज्यादा जुड़ता जा रहा है, क्या वो अपनी स्वतंत्रता खो रहा है, या फिर इससे उसे वैश्विक मंच पर और भी ज्यादा ताकत मिल रही है? ये वो सवाल है जो भारत के उधर के केंद्र में है।